बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज और करंट का, यानी एम्पेयर्स का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। क्या वोल्टेज बढ़ाने से एम्पेयर्स कम होते हैं वाकई, या वोल्टेज बढ़ाने से एम्पेयर्स बढ़ते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो दो चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं। ये दो चीज़ें बेसिकली अलग अलग हैं। एक है वोल्टेज और करंट का पावर के साथ रिलेशन, और दूसरा है रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन। रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है उसको ओम्स लॉ ने बयान किया है, और पावर के साथ जो रिलेशन है वो हम पावर के फार्मूले से उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है या कम होता है। तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि जब भी पावर की हम बात करेंगे, जहाँ पर पावर हमारे पास कांस्टेंट होगी वहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट हमेशा कम होगा। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस में हाई वोल्टेज चल रहे होते हैं। तो 11 kV तो खैर मीडियम है, 132 kV 220 kV। तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं वहाँ पर एम्पेयर्स बहुत कम हुए हुए होते हैं, और जहाँ पर भी लो वोल्टेज होते हैं यानी 400 और जो 380 नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एम्पेयर्स थाउजेंड्स में होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जहाँ पर भी पावर कांस्टेंट है वहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम होगा, वोल्टेज कम करने पर करंट बढ़ेगा। इसकी मिसाल हम फार्मूले से समझ लेते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये एम्पेयर्स को यानी कि करंट को हासिल करने का है पावर वाले सर्किट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर को हम किलोवाट्स में रख रहे होते हैं और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर वोल्टेज √3 अगर 3 फेज सर्किट की हम बात करें, और पावर फैक्टर, यानी एक जनरेटर को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि वो 1000 किलोवाट का है। तो उसके एम्पेयर हम कैसे निकालेंगे। 1000 किलोवाट के जनरेटर को सबसे पहले तो हम 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास वॉट आ जाएँ, जो कि यहाँ पर 10 लाख आ गए, वो हमने लिख लिए। उसके बाद हमने वोल्टेज जो है 11,000 लिए, यानी हमारा जो जनरेटर है वो 11,000 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और √3 की वैल्यू 1.732 है जैसा कि आप जानते हैं। पावर फैक्टर हमने 0.8 ले लिया। तो जब ये सारी कैलकुलेशन हमने की आप देख सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 65 आ रहा है। तो 65 एम्पेयर का क्या मतलब है कि 1000 किलोवाट का जनरेटर सिर्फ हमें 65 एम्पेयर दे रहा है, क्योंकि उसके जो वोल्टेज है वो 11,000 है। अब यही 1000 का किलोवाट का जनरेटर अगर 400 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा तो वहाँ पर कितने एम्पेयर देगा, आप इस फार्मूले में देख सकते हैं। किलोवाट अपनी जगह है, 1000 से मल्टीप्लाई हो गए, सेम वैल्यू आ गई। 1.732 अपनी जगह है, 0.8 पावर फैक्टर अपनी जगह है। सिर्फ चेंज कहाँ पर हुआ है, वोल्टेज में, यानी कि 11,000 से अब 400 वोल्ट हो गए जनरेटर के। तो 400 वोल्ट होने से यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेयर में कितना फ़र्क आ गया है। पहले सिर्फ 65 एम्पेयर थे, अब 1800 हो गए। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि पावर अगर कांस्टेंट हो तो वोल्टेज ज़्यादा होने पर करंट कम हो जाता है, वोल्टेज कम होने पर करंट ज़्यादा हो जाता है। इसको आप ट्रांसफार्मर पे भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली, जो हमारे स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी एक लोड अगर लो वोल्टेज साइड पे चल रहा है और वो एम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो आप जब उसको हाई वोल्टेज वाली साइड पे एम्पेयर चेक करेंगे तो बहुत कम होंगे, क्योंकि वहाँ वोल्टेज ज़्यादा हो गए तो एम्पेयर्स कम हो गए। तो ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। तो अक्सर लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो ओम्स लॉ की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ओम्स लॉ जो है वो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ बयान कर रहा है, और वो भी फिक्स रेजिस्टेंस। अगर वहाँ रेजिस्टेंस में वेरिएशन आई तो फिर ओम्स लॉ जो है उसके मुताबिक काम नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है या फिक्स है तो फिर वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेंगे उस सर्किट में एम्पेयर्स यानी करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होंगे तो करंट भी कम होगा, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो क्या है, V=IR, यानी रेजिस्टेंस और करंट मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें वोल्टेज मालूम होते हैं। अगर हमें करंट मालूम करना हो तो I=V/R हो जाएगा, यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड हो जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 ओम की रेजिस्टेंस है, उसको हमने 1 वोल्ट अप्लाई किए तो वो कितना करंट लेगा, एज पर ओम्स लॉ 1 एम्पेयर लेगा। अब अगर रेजिस्टेंस सेम है, फिक्स है 1 ओम की, हम जो 1 वोल्ट दे रहे थे उसकी जगह हमने 1000 वोल्ट दे दिए उस रेजिस्टेंस को, तो वो रेजिस्टेंस कितने एम्पेयर लेगी, 1000 लेगी, क्योंकि फार्मूला तो यही बता रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर पावर हमें नहीं पता, वो ब्लाइंड है हमसे। तो पावर के साथ वोल्टेज और करंट का रिलेशन अलग है, रेजिस्टेंस के साथ अलग है। और दूसरी चीज़ ये कि ओम्स लॉ हर सर्किट में इलेक्ट्रिकल में अप्लाई नहीं होता प्रैक्टिकली। ओम्स लॉ जो है वो स्पेसिफिक है या तो डीसी सर्किट के लिए या एसी सर्किट के लिए भी, उस वक्त जब तक
वहाँ पर खालिस रेजिस्टेंस है, जहाँ पर इंडक्टेंस आ जाएगी, जैसा कि रिएक्टिव इंडक्टेंस होती है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव वगैरह। तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है फार्मूला, पावर फैक्टर वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। इस चीज़ पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। इन सारी कैलकुलेशंस के ऊपर, केवीए, किलोवाट, पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ों पे मैं पहले भी काफ़ी डिटेल से समझा चुका। तो आपको जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि वोल्टेज और करंट का जो ताल्लुक है पावर के साथ अलग है और रेजिस्टेंस के साथ अलग है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में कभी ये पूछ लिया जाए कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है या कम होता है, तो आपने ये जवाब देना है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट उस वक्त बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस हमारी फ़िक्स होगी, और वोल्टेज बढ़ाने पर करंट उस वक्त कम होगा जब हमारी पावर कांस्टेंट होगी। तो पावर और रेजिस्टेंस इन दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं, उससे हम कैलकुलेशन करते हैं ये सारी। उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।